स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया अभ्यास पेपर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। रस भरा रस से भरा, पतित पावन पतितों में पावन, रसोई घर रसोई का घर, धनहीन धन में हीन। तो सही युग्म का चयन करना है। इसमें हो जाएगा रस से भरा, रस भरा रस से भरा, ये सही युग्म है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होती है बहुव्रीहि तत्पुरुष अव्ययी भाव द्वंद्व। पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है तो वहां बहुव्रीहि होता है। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद करना है। बीरोचित, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? बीरोचित। वीर थन उचित, ये इसका सही होगा। इसमें गुण संधि है। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है। अत्यावश्यक विकल्प को आप पढ़ लीजिए। अत्यावश्यक में जो सही संधि विच्छेद होगा अति जमा आवश्यक, ये सही होगा। इसमें जो है यण संधि है। अत्यावश्यक। उचिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उचिष्ट। उचिष्ट का हो जाएगा उत जमा शिष्ट, इसमें व्यंजन संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 3 6 4 स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। मुनीस, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मुनीस का हो जाएगा मुन जमा ईस, दीर्घ संधि। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग, गुण, यण, व्यंजन। यशोदा, तो यशोदा में विसर्ग संधि है यशोदा। वाणिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 4 7 8 10। वाणिक छंदों में गण 8 प्रकार के होते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण और भगण, नगण, शगण। निम्नलिखित में कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोरठा। कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो दृष्टांत जो है यह छंद के प्रकार नहीं है, यह अलंकार है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया, रोला, दोहा, सोरठा। प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है। कुंडलिया। छप्पय में होते हैं, छप्पय में होते हैं। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छप्पय में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। 6 चरण होते हैं छप्पय में। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना है नहीं, मुझे विद्यालय जाना है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में की त्रुटि का आधार पहचानिए। कारक, वचन, विशेषण, लिंग। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो इसमें जो त्रुटि है उसका आधार बताना है। कारक है हनुमान, इसका शुद्ध होगा हनुमान संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। लक्ष्मण को होश में लाए, ये शुद्ध होगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है।
आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, संकेतवाचक वाक्य है। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? संयुक्त, संयुक्त मिश्र वाक्य, सरल मिश्र वाक्य। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य और उसे दवा दी। संयुक्त वाक्य पहचानने की जो ट्रिक है, और, तथा, योम या अथवा, ये सभी जिस वाक्य में दिख जाए वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। 2, 4, 6, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक, ये 8 वाक्य हैं। जिस सामसिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। कृताकृत में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। कृताकृत, तो इसमें कर्मधारय समास है। अकृतम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। समास से संबंधित 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। अकृतम, इसमें तत्पुरुष समास है। बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। बखूबी, अव्ययी भाव। तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत्क्षरण, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत् जमा शरण, तत्क्षरण। इसमें व्यंजन संधि है। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? जलोध। संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? जल जमा ओध, तो इसमें हो जाएगा जलौध। जलौध में वृद्धि संधि है। अनविच्छा का संधि विच्छेद है, अनविच्छा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनु जमा इच्छा, अनविच्छा। इसमें अनविच्छा में जो है यण संधि है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, कारक, उपसर्ग। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है व्याकरणी, व्याकरणता, व्याकरण, व्याकरणज्ञ। व्याकरण के ज्ञाता के लिए जो एक शब्द है उसे कहते हैं व्याकरण। संदेह, संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ है मन में शक की स्थिति, कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, क्रोध की स्थिति, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। संदेह, संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना, वही संशय का अर्थ क्या होगा? वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। जब वे उठे तो उन्होंने अपने को हल्का अनुभव किया। में रेखांकित का अर्थवाची शब्द निर्दिष्ट कीजिए। हल्का, कम, घटिया, स्वस्थ, खाली। तो हल्का का हो जाएगा स्वस्थ। अध्याहार का अर्थ है वाक्य में आधा अर्थ प्रकट होना, वाक्य में किसी अंग का लोप हो जाना, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, वाक्य में सिर्फ छिन्न हो जाना। अध्याहार का अर्थ क्या होगा? वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, महाजनी, मराठी, देवनागरी। तो हिंदी जो है यह देवनागरी में लिखी जाती है। गुरुमुखी यह पंजाबी भाषा की लिपि है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 343, 344, 345, 347। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, 343 में लिखा गया है।
343 से 351 तक यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी की कौन सी बोली उत्तर प्रदेश एवं बिहार दो प्रांतों में बोली जाती है? ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, भोजपुरी। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बोली जाती है उसे भोजपुरी कहते हैं। अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? प्रकृतिवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद, साम्यवाद। अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए जो शब्द होगा उसे कहते हैं स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोय में कौन सा रस है? वियोग, श्रृंगार, रौद्र, करुण, शांत। देख सुदामा की दीन दशा, ये नरोत्तम दास की पंक्ति है और इसमें करुण रस है। वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जो श्रृंगार के दो भेद हैं। वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो वहां वियोग श्रृंगार होगा। इसका दूसरा नाम विप्रलंब श्रृंगार भी होता है वियोग का। तो इस पंक्ति में जो है करुण रस है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? अंत, समय, पीड़ा, मृत्यु। तो काल का अर्थ है समय। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाची का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, पाठ पढ़ा, पानी पी लो, आओ देखें। भाववाची का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, यह भाववाची का उदाहरण है। कर्मवाची में प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार, कर्म। कर्मवाची में जो प्रधान होता है वह कर्म होता है। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, श्याम और किमि कहो बखानी, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। तो विभावना अलंकार जो होगा वह डी विकल्प सही होगा, बिनु पद चले सुने बिनु काना। अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। भ्रांतिमान, उपमा, विरोधाभास, संदेह। तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, उपमा और विभावना, इनसे संबंधित ज्यादा प्रश्न 2023 में पूछे गए थे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब चेतक था उस पार। दी पंक्तियों में कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार है। राणा ने अभी नदी पार करने के बारे में सोचा ही था, तब तक जो है चेतक नदी के उस पार हो गया। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, विभावना। उपमेय में उपमान की संभावना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो बोधक शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, मनु, मनहु, जनु, जनहु, मानो, जानो, ये सकार के बोधक शब्द हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर रूपक अलंकार होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। शब्दालंकार कौन सा नहीं है? रूपक जो है यह अर्थालंकार है, शब्दालंकार नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? साधारण धर्म, उपमान, वाचक, लक्षण। कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? लक्षण। नील परिधान, बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ही जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, उपमा।
तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक श्लेष अनुप्रास उत्प्रेक्षा। वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार, अर्थ अलंकार, शब्दालंकार। अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे कहते हैं अर्थालंकार। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? शब्दा, अर्था, उभया। तो यही सही होगा, शब्दा, अर्था और उभया। अंतिम प्रश्न है, संक्षेपण में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? संक्षेपण में व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण में रस, छंद, अलंकार, विशेषता आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षेपण में वाक्य का दोहराव होना चाहिए। संक्षेपण सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए। तो संक्षेपण में कौन सी विशेषता नहीं है? संक्षेपण में वाक्य का दोहराव होना चाहिए, ये विशेषता नहीं है। संक्षेपण में वाक्य का दोहराव नहीं होता। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। एक प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। काली घटा की घमंड घटा, काली घटा की घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।